एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क एंड एनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 की। देन पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वर्क एंड एनर्जी के कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वर्क एंड एनर्जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज विद क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों वर्क एंड एनर्जी चैप्टर की, तो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर से सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है वो है व्हेन वी से अ वर्क इज डन। इट मींस दैट हम ये कब कहेंगे कि कोई काम हुआ है। तो देखो बच्चों, आंसर में लिखा है अ वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं और ये ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है, देन वी से अ वर्क इज डन। यहां पर देखो एक बात और भी लिखी हमने, नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क। इट मींस दैट अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं लेकिन वो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में नो वर्क डन। जैसे कि सपोज करते हैं हम लोग इस बोर्ड को अगर मैं ऐसे प्रेस करता हूं तो ये बोर्ड अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता है, तो जो फोर्स मैंने लगाई है उससे कोई भी वर्क नहीं हुआ है। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों वेदर वर्क इज अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी। ये वर्क जो है ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होते हैं उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और वो क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो बच्चों वर्क की, तो वर्क में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्क होगा बच्चों, दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क डन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्क को अफेक्ट करते हैं। और आप इस क्वेश्चन को मार्क भी करेंगे क्योंकि ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क डन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्क को अफेक्ट करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वर्क डिपेंड करता है। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पे आंसर में लिखा है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क डन आर। यहां पर ये मेनली 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो लिखा है बच्चों वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब जो ये वर्क डन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोर्स के। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम फोर्स इंक्रीज करते हैं तो वर्क भी इंक्रीज होता है, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम अगर इस ऑब्जेक्ट पे एफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये वर्क जो होगा इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स, और इंप्लाइज करके सिंबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एफ। तो ये हमारी फर्स्ट वन कंडीशन हो गई, और वी कैन से फर्स्ट वन फैक्टर हो गया। सेकंड वन अगर हम लोग बात करें, ये कहता है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये जो फोर्स लगाने से ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो वर्क है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वर्क भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये कहता है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो यहां पर इंप्लाइज करके आप लिख सकते हैं वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। अगर यहां पर सिंबल्स की बात करें तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी S, वेयर S इज वॉज, S इज द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम लोग कंबाइन करें अपनी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं देन वी गेट W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी FS। और आपको पता है जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और इसकी जगह पर हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो ऑलवेज एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट इस कंडीशन में आएगा बच्चों K। तो यहां पर आ जाएगा W इज इक्वल्स टू K इंटू FS, वेयर K इज व्हाट? K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड K इज इक्वल्स टू 1।
हर डेरिवेशन में कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। इस डेरिवेशन में कांस्टेंट k की वैल्यू है 1, 1 यहां पर प्लेस करेंगे, देन वी गेट W इज इक्वल्स टू F इंटू एस। क्लियर बात है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्क एंड एनर्जी से, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क डन। क्लियर बात है। ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये आपसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ सकते हैं W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, और ये भी कह सकते हैं प्रूफ करो W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, तो आपको ऐसे ही करना है। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को वर्क की एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करना है। तो यहां पर देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या कि W जो होता है वो F इंटू एस होता है, मतलब जो वर्क है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो मेरे ख्याल से फोर्स के लिए यहाँ पे आ जाना चाहिए न्यूटन, और इस डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर आ जाना चाहिए मीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो वर्क है उसकी जो अपनी एसआई यूनिट होनी चाहिए वो न्यूटन मीटर होनी चाहिए। तो देखो हमने लिखा है यहाँ पर द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क इज न्यूटन मीटर, और इस न्यूटन मीटर को एक अलग से नेम दिया गया है बच्चों, जूल। न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। मतलब 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल, और कभी कभी जूल को सिंबल जे से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों डिफाइन 1 जूल। तो बच्चों अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे कि डिफाइन 1 जूल, 1 न्यूटन एंड सो ऑन, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको उस क्वांटिटी का फॉर्मूला मेंशन करना है जिस क्वांटिटी की वो एसआई यूनिट है। जैसे अगर हम लोग बात करें बच्चों जूल की, तो जूल हमें पता है वर्क की एसआई यूनिट होती है। तो सबसे पहले हमने वर्क का फॉर्मूला लिखा, और वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम लोग बात करें बच्चों इफ एफ इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन एंड एस इज इक्वल्स टू 1 मीटर, अगर हम ये कंसीडर कर ले कि एफ की वैल्यू भी 1 है और एस की वैल्यू भी 1 है, तो उस कंडीशन में डब्ल्यू भी 1 आएगा। तो हमने एक ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना दिखाया हमने, 1 मीटर। तो इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाने से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क कितना आता है, 1 इंटू 1, 1 जूल। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे और उसमें डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर आएगा तो वर्क होगा 1 जूल। तो यहां से 1 जूल की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। देखो कैसे, इफ 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट, अगर 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है देन वर्क डन इज सेड टू बी व्हाट, 1 जूल। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम ये 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे, बाकी जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जैसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।